बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तातार डैगर्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। सफदर और इसके साथी पहाड़ियों के ऊपरी तरफ एक ख़ास मकाम पर पहुंचकर कार से उतरे और फिर असला लेकर वो सब पहाड़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर चोटी की तरफ बढ़ने लगे। चूंकि नक्शे को चेक करते हुए ये सारे मकाम अच्छी तरह जहन नशीन कर चुके थे, इसलिए इन्हें यकीन था कि वो सिमरन झील पर आसानी से पहुंच जाएंगे। हमें तो वहां तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग जाएगा। इमरान को चाहिए था कि वो बाद में इधर आता, जूलिया ने कहा। इमरान होशियार है, इसलिए वो आसानी से सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा और मेरा ख्याल है कि हमें एक्शन में आने की ज़रूरत ही ना होगी, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। यही तो इसकी बुरी आदत है कि वो हमें बस दौड़ाता रहता है और असल काम खुद कर लेता है, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब वो क्या करता, कॉल जो उसे किया गया था, जूलिया ने इमरान की हिमायत करते हुए कहा और तनवीर का बेख्तियार मुंह बन गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो ऊपर चोटी तक पहुंच गए। चट्टानों की ओर से उन्होंने जैसे ही दूसरी तरफ देखा, इन्हें वाकई नीचे गहराई में एक कुदरती झील नजर आ गई, लेकिन वहां कोई कार या आदमी मौजूद ना था। अब ये पता नहीं कि इमरान यहाँ पहुंचा ही नहीं या पहुंचकर आगे निकल गया है, तनवीर ने नीचे झांकते हुए कहा। तुम जवाना के साथ इधर बाएं तरफ दूसरी पहाड़ी की ओट ले लो, मैं, कैप्टन शकील और जूलिया यहाँ रहेंगे, सफदर ने हिदायत देते हुए कहा। और तनवीर जवाना को लेकर बाएं तरफ को बढ़ता हुआ चट्टानों की ओट में गायब हो गया। अब वहाँ जूलिया, सफदर और कैप्टन शकील बाकी रह गए थे। इसी लम्हे इन्हें दूर से इमरान की कार झील की तरफ आती दिखाई दी। वो तो अब पहुंचा है, तनवीर ख्वामख्वाह शिकवा कर रहा था। जूलिया कार को देखते हुए बोली। इमरान साहब वाला रास्ता तवील था, इसलिए वो जानते थे कि जब हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेंगे तब वो झील तक पहुंचेंगे। तनवीर ने इस बात का अंदाजा ही न लगाया था, इसलिए उसने ये बात कर दी थी, सफदर ने कहा, और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान की कार झील के करीब पहुंचकर रुक गई और फिर इमरान कार से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा। चंद लम्हों बाद एक चट्टान की ओर से एक नौजवान निकलकर इमरान की तरफ बढ़ता नजर आया। इन दोनों के दरमियान कुछ देर तक बातें होती रही और फिर इमरान इस नौजवान के साथ चलता हुआ एक तरफ को बढ़ गया और चंद लम्हों बाद ही वो दोनों चट्टानों की ओट में आ जाने की वजह से इनकी नज़रों से ओझल हो गए। हमें इन्हें नज़र में रखना चाहिए, जूलिया ने बेचैन से लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, इमरान ने कहा है कि वो ज़रूरत के वक्त रेड कॉशन देगा, और वैसे भी जीरो थी वॉच ट्रांसमीटर से ज़रूरत के वक्त कॉल भी किया जा सकता है। हमारे आगे बढ़ने की वजह से कहीं इमरान का प्लान ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमें इनके कॉशन या कॉल का इंतज़ार करना होगा, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। और जूलिया खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद तनवीर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आता दिखाई दिया और वो सब इसे इस तरह दौड़कर अपनी तरफ आते देखकर चौंक पड़े। क्या हुआ तनवीर, खैरियत, सफदर ने परेशान से लहजे में पूछा। वो शख्स इमरान समेत कहीं गायब हो गया है। मैंने और जवाना ने इन्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नज़र नहीं आए। मेरा ख्याल है कि इमरान खतरे में है, हमें नीचे उतर कर इन्हें चेक करना चाहिए, तनवीर ने करीब आकर तेज़ लहजे में कहा। तनवीर ठीक कह रहा है, हमें चेक करना चाहिए, वो सीक्रेट एजेंट हैं, आम मुजिब नहीं है, जूलिया ने भी परेशान होते हुए कहा। ओके, तुम और जवाना नीचे जाकर चेक करो, लेकिन ख्याल रखना कि जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सूरत हाल ख़तरनाक ना हो तो हरगिज़ मुदाखलत ना करना, सफदर ने मजबूर होते हुए कहा। मैं भी साथ जाऊंगी, जूलिया ने कहा और उठकर इस तरफ को बढ़ने लगी जिधर से तनवीर आया था, और सफदर कुछ कहते कहते रुक गया। जूलिया के साथ जाने का सुनकर तनवीर का चेहरा खिल उठा और वो तेज़ी से मुड़कर जूलिया के पीछे चल दिया। ये लोग न जाने इस कदर जज्बाती क्यों हो जाते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। इमरान के मुतालिक जूलिया के जज्बात और जूलिया के मुतालिक तनवीर के जज्बात इनके बस से बाहर हैं, ये मजबूर हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और कैप्टन शकील ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। अब वो दोनों वहाँ अकेले रह गए थे। फिर तकरीबन निस्फ घंटे के शदीद तरीन इंतजार के बाद जवाना ने अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मास्टर को गायब कर दिया गया है सफदर साहब, यहाँ से नीचे कुछ दूर लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा केबिन मौजूद है, जिसमें 3 कमरे हैं। वहाँ ऐसे आसार मिले हैं जैसे किसी को रस्सियों की मदद से कुर्सी से बांधा गया हो। वहाँ मेडिकल बॉक्स और असलहा वगैरह भी मौजूद है, और ऐसे आसार भी मिले हैं कि वहाँ 2 कारें मौजूद थीं, लेकिन अब वो कतई खाली पड़ा हुआ है, और हमने इर्द गिर्द का सारा इलाका चेक कर लिया है। मास्टर समेत कोई आदमी नजर नहीं आया, जवाना ने करीब आकर तशवीश भरे लहजे में कहा। तनवीर और मिस जूलिया कहाँ पर हैं, सफदर ने होंठ चबाते हुए पूछा। वहीं केबिन में है, जवाना ने जवाब दिया। आओ कैप्टन शकील, सूरत हाल वाकई कुछ परेशान को नजर आ रही है, सफदर ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा, और कैप्टन शकील ने भी इस बात में सर हिला दिया, और फिर वो जवाना के साथ इस केबिन की तरफ चल पड़े। केबिन झील से काफ़ी दूर पुरपेच रास्तों पर वाक़ था, और जो कुछ जवाना ने बताया था पोजीशन बिल्कुल वैसी ही थी। मेरा ख्याल है इन लोगों ने इमरान को बेहोश करके अगवा कर लिया है, तनवीर ने सफदर के पहुंचते ही कहा।
बगैर बेहोश किए तो इमरान अगवा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो गए कहाँ से हैं? सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इधर एक रास्ता है जो हमारी नज़रों से में नहीं आ सकता था, और वहाँ कार के टायरों के निशानात भी मौजूद हैं। तनवीर ने कहा और फिर वो सब इस तरफ को चल पड़े। मेरा ख्याल है कि सफदर, ये लोग तादाद में ज़्यादा थे और इन्हें हमारी यहाँ मौजूदगी का किसी तरह इल्म हो गया होगा, इसलिए वो खामोशी से इमरान को ले गए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। मैं कोशिश करता हूँ कि वॉच ट्रांसमीटर पर रब्ता हो सके, सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने वॉच ट्रांसमीटर का बटन खींचा और सुइयों को मखसूस हिंसों पर एडजस्ट करके इसने विंड बटन को मजीद खींच लिया। डायल पर चार का हिंसा तेजी से चलने बुझने लगा। सफदर ने कॉल देना शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ से लिंक मिल ही ना रहा था, और कुछ देर बाद सफदर ने बटन ऑफ कर दिया। इमरान यकीनन बेहोश है, वरना वो लाजमन कॉल अटेंड करता, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? जूलिया ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा। अब इमरान को शहर में तो तलाश नहीं किया जा सकता, न जाने वो इसे कहाँ लेकर गए होंगे। एक ही सूरत है कि हम इस केबिन के गिर्द और इस रास्ते पर जिस पर कारें गई हैं बाहर की चेकिंग करते रहें। हो सकता है कि वो लोग और आदमी लेकर हमारे खात्मे के लिए आएँ, तो हम इन्हें कवर कर सकते हैं। अगर इनका एक भी आदमी हाथ लग जाए तो फिर इसकी मदद से इमरान का खोज निकाला जा सकता है, या दूसरी सूरत में हम यहाँ इंतज़ार करें। इमरान कोई बच्चा नहीं है कि वो लोग आसानी से इसका खात्मा कर दें। लाजमन वो इसे होश में ले आएंगे और इससे फिर पूछगछ करने की कोशिश करेंगे, और इमरान जैसे ही होश में आया वो सिचुएशन कंट्रोल कर लेगा और फिर वो खुद ही हमसे रब्ता कर लेगा, सफदर ने पूरी तफसील से तज्जिया करते हुए कहा। सफदर की राय बिल्कुल दुरुस्त है, हमें ये जगह बहरहाल छोड़नी नहीं चाहिए। हो सकता है कि इमरान इनके चुंगल से निकल कर आए तो वो भी लाजमन यहीं वापस आएगा, कैप्टन शकील ने सफदर की तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा। और फिर जूलिया और तनवीर ने भी इस तजवीज़ पर इत्तफाक किया, और इसके बाद वह इस कैप्टन केबिन से निकलकर वापस पहाड़ियों पर चलते चले गए। तनवीर को आगे इस रास्ते की तरफ भेज दिया गया जिस रास्ते से कारें गई थीं, और वो खुद केबिन से ज़रा हटकर ऊपर बुलंदी में चट्टानों की ओट में छुप गए, जबकि जवाना की ड्यूटी झील की तरफ लगाई गई थी कि अगर वो लोग इस रास्ते से आएँ तो जवाना इन्हें चेक कर सके। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद तनवीर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आता दिखाई दिया, और वो सब चौंक पड़े। दो कारें आ रही हैं सफदर, इनका रुख किसी केबिन की तरफ है, तनवीर ने तेज़ लहजे में कहा। ओह, आओ, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला कि इन लोगों ने हमें चेक कर लिया था और अब वो हमारे खात्मे के लिए आ रहे हैं, सफदर ने कहा, और वो सब दौड़ते हुए इस तरफ को बढ़ते चले गए जिधर से तनवीर आया था। थोड़ी देर बाद वो इस जगह पहुंच गए जहां नीचे इन्हें दूर दो कारें एक तंग रास्ते से केबिन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कैप्टन शकील और तनवीर, तुम तेजी से नीचे जाओ, मैं और जूलिया यहाँ रहेंगे। इनमें से एक आदमी को हमने जिंदा पकड़ना है, फायर मैं खोलूंगा, जिस पर मैं फायर ना करूं इसे तुमने जिंदा पकड़ना होगा, सफदर ने कहा, और वो दोनों सर हिलाते हुए तेजी से चट्टानों की ओट लेते हुए नीचे उतरते चले गए। सफदर और जूलिया ऐन इस जगह बुलंदी पर मौजूद थे जहाँ केबिन का इस रास्ते की तरफ इख्तिताम हो रहा था। दोनों कारें तेजी से दौड़ती हुई इस केबिन के करीब आकर रुक गईं, और फिर आगे वाली कार से एक आदमी उतरा और बड़े मोहताज से अंदाज में दौड़ता हुआ केबिन के अंदर गायब हो गया। इसके हाथ में मशीन गन थी, और अब सफदर ने गौर से कारों को देखा तो इसके चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये कारें तो बुलेट प्रूफ हैं, इसका मतलब है कि ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं, सफदर ने कहा, तो जूलिया ने कोई और जवाब देने की बजाय सिर्फ होंठ भींच लिए। इसके चेहरे पर शदीद तरीन तशवीश के तासुरात फैलते चले गए। कुछ देर बाद वही आदमी केबिन से निकला और कार के करीब पहुंच गया। कार का दरवाज़ा खुला और वो तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद कार का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस बार आगे वाली कार में से 3 अफराद नीचे उतर आए। इनमें से एक ने हाथ उठाकर उकबी कार वालों को इशारा किया तो उकबी कार में से 5 अफराद नीचे उतर आए। इन सब के हाथों में मशीन गनें मौजूद थीं और वो बेहद चौकन्ना और मुस्ताद नजर आ रहे थे। वो आदमी जिसने उन्हें इशारा किया था ने तेज़ी से इन्हें हिदायत देना शुरू कर दी, और फिर वो अकेला ही कारों के पास रह गया। बाकी 7 अफराद तेज़ी से चट्टानों पर चढ़ते हुए ऊपर को आने लगे। इस आदमी को जिसने इशारा किया था जिंदा पकड़ना है, इसलिए सिर्फ ऊपर आने वालों पर फायर खोलना है, सफदर ने जूलिया से कहा। और फिर जूलिया के सर हिलाने पर इसने मशीन गन सीधी की और फिर यकलख्त फिजा मशीन गनों की मखसूस आवाज़ों और इंसानी चीखों से गूंज उठी। ऊपर आने वालों में से 4 तो पहले बस में ही ख़त्म हो गए और उछल कर लुढ़कते हुए नीचे जाने लगे, जबकि 3 अफराद ने चट्टानों की ओट ले ली, जबकि लीडर ने यकलख्त कार के खुले दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। लेकिन इसी लम्हे नीचे से मशीन गन का फायर हुआ और बाकी 3 भी चीखते हुए चट्टानों की ओट से निकलकर नीचे गिरे और तड़पते हुए और लुढ़कते हुए एक नीचे जा गिरा, जबकि 2 गड्ढों में गिर गए। इसी लम्हे वो कार जिसमें लीडर सवार हुआ था तेज़ी से बैक होने लगी, लेकिन पीछे कार मौजूद थी, इसलिए वो इससे टकराई, लेकिन फिर वो इसे धकेलती हुई तेज़ी से पीछे हटने लगी थी कि एकलख कार पर गोलियों की बारिश होने लगी।
लेकिन कार चूंकि बुलेट प्रूफ थी इसलिए गोलियां इस पर मामूली सा निशान ही डाल सकी थी। चूंकि रास्ता काफी तंग था और पिछली खाली कार ने टक्कर खाकर घूमकर रास्ता इस तरह बंद कर दिया था कि पिछली कार को हटाए बगैर रास्ता किसी तौर पर भी ना बन सकता था। इसलिए कार बुरी तरह फंस कर रह गई थी। सफदर और जूलिया इस दौरान तेजी से चट्टानों को फलांगते हुए नीचे उतरने लगे थे। इस लम्हे तनवीर और कैप्टन शकील भी चट्टानों की ओर से निकलकर कार की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। इसे देखो, ये दूसरी तरफ से निकल रहा है, सफदर ने चीख कर कहा, क्योंकि बुलंदी की वजह से इसने कार की दूसरी तरफ दरवाजा खुलते चेक कर लिया था और तनवीर और कैप्टन शकील दौड़ते हुए कार की तरफ बढ़े। इसीलिए मैं यकलख्त इन पर फायर हुआ, लेकिन गोलियां बराह रास्त इनको लगने की बजाय चट्टानों से टकराई थीं और वो दोनों झपटकर चट्टानों की ओट में हो गए। सफदर और जूलिया भी फायरिंग होते ही उछलकर चट्टानों की ओट में हो गए। वो अंदर गया है, अचानक सफदर ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया। जूलिया, तनवीर और कैप्टन शकील भी ओट से निकलकर कार की तरफ दौड़ने लगे। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, ये इधर से ना निकल जाए, सफदर ने कहा और इसके साथ ही इसे केबिन की छत की तरफ रुख किया और बेतहाशा अंदाज में भागने लगा। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो ट्रांसमीटर पर कॉल आ रही है, लेकिन इस वक्त पोजीशन ही ऐसी थी कि वो ना रुक सकता था और ना ही कॉल अटेंड कर सकता था। इसलिए इसने कॉल की परवाह ना की और जंप लगाकर केबिन की टेढ़ी छत पर कूद गया और फिर दौड़ते हुए वो इसके दूसरे रुख की तरफ भागते चला गया। छत टेढ़ी होने की वजह से इसे भागने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो भागते हुए दूसरी तरफ के किनारे पर पहुंच गया। इधर कोई आदमी मौजूद ना था, इसलिए वो छत पर लेटकर दूसरी तरफ की चेकिंग में मसरूफ हो गया। कॉल आनी बंद हो गई थी। इसी लम्हे इसे नीचे से मशीन गन की फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये फायरिंग केबिन के अंदर से हो रही थी और ये आवाज़ें सुनते ही सफदर समझ गया कि नीचे इस आदमी के साथ इसके साथियों का टकराव हो चुका है। इसलिए वो तेज़ी से उठा और दौड़ता हुआ साइड पर मौजूद पहाड़ी चट्टानों की तरफ बढ़ने लगा। वो अगर चाहता तो सामने के रुख से नीचे बराह रास्त छलांग लगा सकता था, लेकिन चूंकि नीचे की सूरत हाल का इसे इल्म ना था, इसलिए बराह रास्त नीचे जाने की वजह से वो हिट भी हो सकता था। छत से इसने एक चट्टान पर छलांग लगाई और फिर संभल कर वो चट्टानों की ओर लेता हुआ दौड़ता हुआ केबिन के दूसरे रुख के से सामने की रुख नीचे उतरता चला गया। आ जाओ सफदर, इस आदमी को पकड़ लिया गया है। इसीलिए मैं केबिन से तनवीर की तेज़ आवाज़ सुनाई दी और सफदर ने नीचे छलांग लगा दी और फिर दौड़ता हुआ केबिन के अंदर दाखिल हुआ। एक कमरे में वही आदमी फर्श पर पड़ा हुआ था। इसकी एक टांग से खून बह रहा था। वो बेहोश था। इसके करीब सफदर के साथी मौजूद थे, लेकिन कैप्टन शकील मौजूद ना था। इसी वक्त कैप्टन शकील मेडिकल बॉक्स उठाए कमरे में दाखिल हुआ। जब मैं छत पर कूदने के लिए दौड़ रहा था तो वह ट्रांसमीटर पर कॉल आई थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कॉल अटेंड ना कर सकता था। इसलिए अब मैं इमरान को कॉल कर लूँ, वो यकीनन इमरान की कॉल होगी, सफदर ने कहा और जूलिया का चेहरा यकलख्त गुलाब की तरह खिल उठा। ओह ओह, जल्दी करो, जल्दी मिलाओ कॉल, जूलिया ने बेचैन से लहजे में कहा और सफदर ने मुस्कुराते हुए विंड बटन खींचा और सुइयां मखसूस हिंसों पर एडजस्ट करनी शुरू कर दी और फिर विंड बटन मजीद खींचा तो डायल पर हिंसा तेजी से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, सफदर कॉलिंग, ओवर। सफदर ने कॉल देना शुरू कर दी और फिर यकलख्त जलता बुझता हुआ हिंसा मुसलसल जलने बुझने लग गया। इसका मतलब था कि दूसरी तरफ कॉल लिंक्ड हो गई है। यस, इमरान बोल रहा हूँ, मैंने पहले तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी और फिर जब सफदर ने इसे यहाँ की सिचुएशन तफसील से बताई तो इमरान ने इन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। इसने कहा कि वो खुद वहीं आ रहा है, जो आना वहाँ ऊपर मौजूद होगा। तनवीर, तुम जाओ और इसे साथ लेकर इस झील पर पहुँच जाओ, ताकि जब इमरान वहाँ पहुँचे तो जवाना समेत इसे भी यहाँ पर लेकर आ सको। सफदर ने कहा तो तनवीर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील ने इस दौरान इस जख्मी आदमी की बैंडेज कर दी थी, लेकिन वो बदस्तूर बेहोश था। इसे रस्सी से बांध दो ताकि इमरान के आने तक इससे इब्तिदाई पूछगिछ मुकम्मल कर ली जाए, सफदर ने कहा। मैं इसे इस कमरे में लेकर जाता हूँ, वहाँ कुर्सी और रस्सी मौजूद है, कैप्टन शकील ने कहा और सफदर के सर हिलाने पर इसने झुककर इस बेहोश आदमी को उठाया और कंधे पर लादकर अंदरूनी तरफ को चल पड़ा। सफदर और जूलिया इसके पीछे थे। इस कमरे में इसे कुर्सी पर बिठाकर कैप्टन शकील ने सफदर की मदद से इसे अच्छी तरह बांध दिया और फिर सफदर ने दोनों हाथों से इसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इस आदमी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो सफदर पीछे हट गया। कैप्टन शकील, तुम उकबी तरफ कारों के पास ऊपर किसी चट्टान की ओट में जाकर बैठ जाओ। हो सकता है कि इसके कुछ साथी बाद में आए, ऐसा ना हो कि वो अचानक हम पर रेड कर दें, सफदर ने कैप्टन शकील से कहा और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ तेजी से उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम इससे पूछगिछ करो, मैं सामने जाकर चेकिंग करती हूँ, हमें हर तरफ से चौकन्ना रहना होगा, जूलिया ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। वो जूलिया की बेचैनी की वजह समझता था। जूलिया के बाहर जाते ही इस आदमी ने कराते हुए आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक तो इसकी आंखों में धुंध सी छाई रही,
फिर शऊर की चमक पैदा हुई और इसके साथ ही इसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन बंधा हुआ होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। अलबत्ता इसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमायां थे। जाहिर है इसकी टांग जख्मी थी और जिस अंदाज में वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, खून का दौरान जिसम जख्म की तरफ ही था, इसलिए इसे लाजमन तकलीफ महसूस हो रही होगी। लेकिन पूरी तरह होश में आने के बाद इसने कराहना बंद कर दिया और एक बार फिर इधर उधर देखा और इसके होंठ भींच गए। तुम तुम लोगों को कैसे इल्म हो गया था कि हम इस तरफ से वापस आएंगे? इस आदमी ने अब सामने खामोश खड़े सफदर से मुखातिब होकर कहा और सफदर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। पहले ये बताओ मिस्टर, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, लेकिन मिस्टर के बाद वो खामोश हो गया। पॉल प, प, ओह पॉल ने सफदर की तवक्का के ऐन मुताबिक आदत के मुताबिक अपना नाम बताया, लेकिन शायद दूसरे ही लम्हे से एहसास हो गया कि इससे गलती हुई है, इसलिए वो खामोश हो गया। तो तुम पॉल हो, तातार सेक्शन की चीफ मादाम जहाँ के असिस्टेंट और अमली तौर पर तातार सेक्शन के चीफ। वेरी गुड, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे वाकई सुनकर बेहद मुस्तरत हो रही थी कि तातार सेक्शन का अहम तरीन मोहरा हाथ आ गया है। क्या क्या कह रहे हो? मेरा किसी सेक्शन से क्या ताल्लुक? मैं तो शरफ का आदमी हूँ, पॉल ने मुंह बनाते हुए कहा। हो गए, वैसे वाकई तुमसे हिमाकत हुई है कि तुम पहले हमारे आदमी को अगवा करके ले गए और फिर वापस हमारे खात्मे के लिए आदमी लेकर यहाँ पर आ गए। तुम्हारा क्या ख्याल था कि हम अहमकों की तरह अपनी अपनी जगहों पर बैठे तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि तुम अगर यहाँ होगे भी सही तो केबिन के सामने वाली तरफ से ही होगे। बहरहाल अब तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? पॉल ने इस बार इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। ताकि तुमसे सेक्शन के हेडक्वार्टर के बारे में पूछगछ की जा सके, सफदर ने इसी तरह मुस्कुराते हुए इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा। सुनो, अगर तुम अपने साथी इमरान की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा, वरना, पॉल ने कहा तो सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम लोग वाकई अहमकों का टोला हो, ख्वामख्वाह तातार डैगर्स वाले तुमसे खौफजदा थे, सफदर ने हंसते हुए कहा। सुनो, अगर तुमने मुझे फौरन रिहा ना किया तो इमरान को हलाक कर दिया जाएगा और मैं जानता हूँ कि इसकी तुम्हारे नज़दीक क्या अहमियत है, पॉल ने तेज लहजे में कहा और सफदर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम पागल तो नहीं हो? किस तरह हंस रहे हो? मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, इमरान मारा जाएगा और इतना तो तुम भी समझ सकते हो कि मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, पॉल ने इंतहाई झिंझिलाए हुए लहजे में कहा। पॉल, मैं नहीं तुम हो पागल कि जो इमरान के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों मारा जाएगा? सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो इस वक्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वहाँ इससे इसकी रूह तो मेरे आदमियों की मर्जी के बगैर रिहा हो सकती है, इसका जिस्म नहीं। और मैं अपने साथियों से कहकर आया हूँ कि अगर मैं 1 घंटे तक वापस ना आऊँ या मेरी कॉल ना आए तो वो इसे गोलियों से भून डालें और 1 घंटा गुजरने वाला होगा, पॉल ने तेज तेज लहजे में बात करते हुए कहा। वो हमारा सिर्फ साथी है मिस्टर पॉल, हमारी टीम का मेंबर नहीं है, इसलिए हमें इसकी इतनी परवाह नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। मरता है तो मरता रहे। तुम अपनी बात करो, क्या तुम हेडक्वार्टर के बारे में खुद ही बताओगे या तुम पर तशद्दुद किया जाए? इस बार सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो पॉल के चेहरे पर बेख्तियार मायूसी के तासुरात फैलते चले गए। तो क्या वाकई तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? हमें तो बताया गया था कि असल आदमी वही है, पॉल ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर वो असल आदमी है तो फिर तुम इसे कैसे हलाक कर सकते हो? इसलिए इसकी बात छोड़ो और अपनी बात करो, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह ओह, अब मैं समझा कि तुम्हें इसकी मौत का यकीन क्यों नहीं आ रहा। लेकिन सुनो, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अब भी बच सकता है। चलो इस तरह करो कि सौदा कर लो, तो मुझे रिहा कर दो, मैं इमरान को रिहा कर देता हूँ, पॉल ने एक बार फिर कहा। इसकी रिहाई के लिए किसी सौदे की जरूरत ही नहीं पड़ती मिस्टर पॉल। वैसी सिचुएशन में जैसी तुम बता रहे हो पहली बार नहीं फंसा, लाखों नहीं तो कम से कम हजारों बार तो लाजमन इसके साथ इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पेश आई होगी। वो हमेशा वो किसी सौदेबाजी के बगैर बच निकलता है। और वैसे अगर इसकी मौत का वक्त आ गया है तो फिर तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी उसे बचा नहीं सकती, इसलिए किसी सौदेबाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सफदर ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। हैरत है, तुम लोग न जाने किस मिट्टी के बने हुए हो, तुम्हें किसी बात पर कोई तशवीश ही नहीं। बहरहाल अब जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पॉल ने अकलख्त लहजे को सर्द बनाते हुए कहा। ठीक है, मत बताओ, सफदर ने इसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। तो पॉल एक बार फिर चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो वाकई सफदर की इस बेनियाजी से जहनी तौर पर बेहद उलझ गया था। इमरान आ रहा है सफदर, इसीलिए मैं जूलिया ने अंदर आते हुए कहा। क्या क्या कौन, क्या कह रही हो तुम? पॉल ने अकलख चौंककर हैरत भरी लहजे में कहा। ये पॉल है जूलिया, तातार सेक्शन का अमली चीफ। इसका कहना है कि अगर हमने इसे ना छोड़ा तो इमरान साहब हलाक हो जाएंगे। ये मुझसे सौदा करना चाहता था कि मैं इसे छोड़ दूँ और ये इमरान को रिहा कर देगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस पर यह इंतहाई हैरान हो रहा था कि हमें इमरान की परवाह नहीं है,
सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। इमरान के बदले में तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का तबादला नहीं हो सकता मिस्टर पॉल। वो फिजाओं में उड़ने वाला शहबाज है और तुम नालियों में रेंगने वाले कीड़े। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और पॉल का चेहरा यकलक सुर्ख पड़ गया। इसे यकीनन जूलिया के इस फिक्रे पर बेहद गुस्सा आ गया था। मैं तुम सबको चूंटियों की तरह रोन डालूंगा। मैं पॉल हूँ, पॉल। पॉल ने घुराते हुए कहा। शट अप, अब अगर बकवास की तो जबड़ा तोड़ दूंगी, जूलिया ने इससे भी ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही वो वापस मुड़ गई। पॉल ने होंठ भींच लिए थे। इमरान तुम्हारे साथियों की कैसे रिहा होकर यहाँ आ रहे? इसकी कॉल मैंने इस वक्त अटेंड की थी जब तुम बेहोश पड़े हुए थे, सफदर ने कहा। तो वो शेरफ, इसके साथी, वो अड्डा, ये कैसे मुमकिन है? वो तो आहिनी कड़ों में जकड़ा हुआ था। वो कॉल कैसे कर सकता है? इसकी कलाई पर मौजूद वॉच ट्रांसमीटर तो मैंने पहले ही उतार लिया था, पॉल ने खुद कलामी के से अंदाज में बात करते हुए कहा। ये तफसील तो वही बता सकता है, सफदर ने कहा और चंद लम्हों बाद बाहर से कदमों की आवाज़ें उभरी और फिर कमरे में इमरान के साथ एक खातून दाखिल हुई जिसके चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर पट्टियां बंधी हुई थीं और सफदर इसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। जबकि कुर्सी पर बंधे बैठे पॉल का चेहरा यकलख तारीख पड़ गया। ये पॉल साहब हैं। बहुत खूब, इमरान ने पॉल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये पॉल है। इन लोगों ने इसी कमरे में मुझ पर तशद्दुद किया था, इमरान के साथ आने वाली पट्टियों में लिपटी हुई औरत ने कहा और सफदर भी इख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि अब आवाज़ से वो पहचान गया था कि बोलने वाली आफिया है जिसके क्लब में वो याकूब शिकारी के साथ पहुंचे थे। इस शेरौफ को तो हालात के मुताबिक आसान मौत मिल गई, लेकिन अब पॉल को इंतहाई इबरतनाक मौत से मरना पड़ेगा। मैं ऐसे किसी आदमी को आदमी ही तस्लीम नहीं करता जो औरतों की इज्जत पर बुरी नज़र रखे। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द पड़ गया। जूलिया का चेहरा इमरान की इस बात से खिल उठा। मैं तो खुद इसका कायल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ धमकियां दे रहा था। पूछ लो, मिस आफिया से पूछ लो, पॉल ने फौरन ही बोलते हुए कहा। अभी मालूम हो जाता है कि तुम क्या कर रहे थे और क्या नहीं, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। तुम इससे पूछगछ करके मेरे हवाले कर दो, मैं इसका वो हश्र करूंगी कि दुनिया इबरत लेगी, आफिया ने कहा। क्या ज़रूरत है पूछगछ करने की? सफदर, यहाँ कोई खंजर या कोड़ा वगैरह निकाल लो, वो मिस आफिया को ला दो और फिर हम वापस चले जाते हैं। मिस आफिया जाने और ये पॉल, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। क्या क्या तुम इससे पूछगछ नहीं करोगे? आफिया की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। नहीं, ये तरबियत याफ्ता आदमी है, इसलिए इस पर तशद्दुद बेकार होगा। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि इसका खात्मा कर दिया जाए। बाकी रहा सेक्शन का हेडक्वार्टर, तो इसका एक अहम क्लू मुझे मिल गया है, हम खुद ही इसे तलाश कर लेंगे, इमरान ने कहा। ये लो कोड़ा, ये इधर कमरे में मौजूद था, इसी लम्हे कैप्टन शकील ने कहा। इस दौरान साथ वाले से कमरे से कोड़ा उठाकर ले आया था। ठीक है, लाओ मुझे दो, आफिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और कैप्टन शकील के हाथ से कोड़ा ले लिया। जूलिया के चेहरे पर अब इंतहाई हैरत के तासुरात थे। आओ अब हम यहाँ से चल दें। ओके मिस आफिया, कार बाहर मौजूद है, जब ये मर जाए तो आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं, लेकिन ख्याल रखना इसे आसान मौत नहीं मरना चाहिए, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा और वापस मुड़ने लगा। रुक जाओ, ये वाकई मुझे मार डालेगी, रुक जाओ, मुझसे सौदा कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, मुझे छोड़ दो, यकलख्त खामोश बैठे हुए पॉल ने हजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तुमने इसके साथ अच्छा सलूक किया होता पॉल, तो आज अच्छे सलूक की तवक्का भी रख सकते थे। बहरहाल मिस आफिया, इसने आपके जख्मों की बैंडेज करा दी थी, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि पहले 100 कोड़े इसे आप ज़रा आहिस्ता मारें, इमरान ने आफिया से मुखातिब होकर कहा। ये तुम आखिर क्या कर रहे हो इससे? जूलिया से शायद रहा ना जा सका तो वो बोल ही पड़ी। ये मिस आफिया का मसला है जूलिया, और मिस आफिया इंतहाई समझदार खातून है, इमरान ने जूलिया की बात को काटते हुए कहा। सुनो पॉल, तुमने वाकई मेरी बैंडेज करके मुझ पर मेहरबानी की थी, और मुझे तुम्हारे वो अल्फाज भी याद हैं कि तुमने कहा था कि तुम मेरी इज्जत पर हाथ मजबूरन डाल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ अगर तुम अपने हेडक्वार्टर के बारे में सारी तफसीलात बता दो, आफिया ने सर्द लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने कोड़े को हवा में जोर से चटकाया। क्या ज़रूरत है मिस आफिया से पूछने की, आप फिक्र ना करें, मैं खुद तलाश कर लूँगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं इसे एक मौका देना चाहती हूँ, आफिया ने कहा, और इसके साथ ही कमरा पॉल के हलक से निकलने वाली कर्मनाक चीख से गूंज उठा। आफिया ने बात करते हुए यकलख्त कोड़ा पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर मारा था। अरे अभी से? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असल फिल्म तो अभी चलेगी, आफिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वेरी गुड, एक हड्डी तोड़ देना इसकी, कोई ज़रूरत नहीं इसे पूछगछ की। आओ साथियों हम चलें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मम मम मैं बताता हूँ, मेरा हेडक्वार्टर 33 हेडगोर रोड पर मौजूद है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें खुद वहाँ पर लेकर जाऊँगा, यकलख्त पॉल ने चीखते हुए कहा। झूठ मत बोलो पॉल, हमें मालूम है कि तुम्हारा हेडक्वार्टर जेमाक रोड पर 13 नंबर इमारत में है, इमरान ने मुड़ते हुए यकलख्त तेज लहजे में कहा।
वो तो स्पेशल ऑफिस है, कभी कभी मादाम वहाँ जाकर बैठती है। पॉल ने जवाब दिया। तुम्हारी मर्जी, मत बताओ। बोलते रहो झूठ, मिस आफिया, जाने और तुम जानो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझसे? आफिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और दूसरे लम्हे कमरा सड़ाक सड़ाक की आवाज़ों से गूंज उठा और पॉल के हलक से निकलने वाली करबनाक चीखों से गूंज उठा था। वही है, वही है, वही सब हेडक्वार्टर है, मेरा हेडक्वार्टर। मैं सच कह रहा हूँ। रुक जाओ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं घास को चला जाऊंगा। मुझे मत मारो, पॉल ने हजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। एक मिनट में साफिया, अब अगर ये सच बोलने पर आ ही गया है तो इसे माफ़ भी किया जा सकता है, बशर्ते यह कि ये मजीद थोड़ा सा सच बोल दे कि पार्लियामेंट के इजलास और करारदाद आज़ादी को रोकने के लिए मादाम जहाँ और उसे आई हुकूमत ने क्या प्लानिंग कर रखी है। इमरान ने हाथ उठाकर आफिया को रोकते हुए कहा। हमने कर्नल थाफ को प्लानिंग दी थी कि एक रात पहले दावत के दौरान असल मेंबर्स को अगवा कर लिया जाए और इनकी जगह मेकअप में अपने आदमी इजलास में भेज दिए जाएं। ये प्लानिंग आला हुकाम को पसंद आ गई है, इसलिए इस पर अमल होगा, पॉल ने तेज तेज लहजे में कहा। ये आदमी कहाँ है और इन्हें कौन तैयार कर रहा है? इमरान ने पूछा। मादाम जहाँ तैयार कर रही है। एक रात पहले दावत होगी और इसमें असल मेंबर्स को अगवा कर लिया जाएगा और सुबह हमारे आदमी इजलास में शामिल हो जाएंगे। पॉल टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहा था। कहाँ ये लोग तैयार हो रहे हैं? इमरान ने पूछा। मादाम को पता होगा, मुझे नहीं मालूम, ये मादाम के जिम्मे है, पॉल ने जवाब दिया। मादाम का अपना हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने पूछा। इसने अपना हेडक्वार्टर खुफिया रखा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम, पॉल ने जवाब दिया और इमरान इसके लहजे से ही पहचान गया कि वो सच बोल रहा है। इससे रब्ता किस फ़ोन नंबर पर होता है? इमरान ने पूछा। इसके हेडक्वार्टर में मखसूस आले लगे हुए हैं, इसलिए इसका नंबर ट्रेस नहीं किया जा सकता। वैसे नंबर मैं बता देता हूँ, पॉल ने कहा, इसके साथ ही नंबर बता दिया। ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी भी बता दो, इसके बाद तुम फारिग। इमरान ने कहा तो पॉल ने फ्रिक्वेंसी बता दी। ओके, तुमने वाकई ताउन किया है, इसलिए अब ये तुम्हारा हक बन गया है कि तुम आसान मौत मरो। इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे इसका हाथ जेब से बाहर आया तो इसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था और अभी पॉल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और चंद लम्हों में गोलियां पॉल के सीने में तराजू हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।